हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स चैनल। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो गाइस अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये है हमारा चैनल daily.current.affairs.2021। ये है हमारे पेज का नाम, आप जाकर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम है खुशदीप। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रिसेंटली कैबिनेट हैज इंक्रीज द एमएसपी ऑफ विच क्रॉप। हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस फसल का एमएसपी बढ़ा दिया है, आपको ये बताना है। ये है गाइस आपके चार ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कोपरा, वीट, राजू, रॉ कॉटन। तो गाइस इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वो है कोपरा। हाल ही में गवर्नमेंट ने कोपरा जो फसल है, जो यहाँ पे हमारा कोकोनट होता है, उसके ऊपर का जो शेल होता है, उसकी जो एमएसपी है वो बढ़ा दी है यहाँ पे कैबिनेट ने। तो ये काफी अच्छा फैसला आया है। The Cabinet Committee on Economic Affairs on Wednesday approved an increase in the minimum support price for Copra Information Broadcasting Minister प्रकाश जावड़ेकर। यहाँ पे जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि कोपरा का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी कहा जाता है जिसको, उसको बढ़ा दिया गया है। एंड ये डिसीजन लिया गया है, जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा उनको चेयर किया गया था, और कोपरा फार्मर्स जो कि हैं 12 स्टेट्स में, उनके लिए एमएसपी को बढ़ा दिया गया। और ये एमएसपी यहाँ पे इंक्रीज की गई है, वो 375 रुपीज से इंक्रीज की गई है। जो पहले थी यहाँ पे 9,960 रुपये, वो अब बढ़ाकर कर दी गई है 10,335 रुपये। एंड एमएसपी फॉर बाल कोपरा हैज इंक्रीज्ड बाय ₹302 एंड इट इज 10,600 क्विंटल फ्रॉम 10,300 इन 2020। तो यहाँ पे 300 रुपये जो बाल कोपरा की एमएसपी है उसको बढ़ा दिया गया है। एंड इसमें इनका बेसिकली कहना क्या है कि इससे जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है फार्मर्स का उसमें इंक्रीज होगा। और ये यहाँ पे जो गवर्नमेंट का बेसिकली जो यहाँ पे पॉलिसी चल रही है कि हम फार्मर्स की इनकम 2022 तक डबल कर देंगे, उसके रिगार्डिंग ये फैसला लिया गया है। काफी अच्छा डिसीजन है ये। अच्छा यहाँ पे जो है प्रॉफिट होगा फार्मर्स को इसके साथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which social media app launched a new program Birdwatch to combat misinformation? हाल ही में किस सोशल मीडिया ऐप ने बताना है आपको कि न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है बर्ड वॉच के नेम से, टू कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन। जो गलत सूचना होती है, जैसे कि आप जानते हैं कई न्यूज चैनल्स होते हैं जहाँ कोई गलत सूचना या गलत ट्वीट कर देता है, तो उसके रिगार्डिंग ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बर्ड वॉच। आपको बताना है कि कौन से सोशल मीडिया ने इसे लॉन्च किया है। तो ये आपके चार ऑप्शन यहाँ पे। आपका यहाँ पे सही उत्तर जो है वो है ट्विटर। ट्विटर ने हाल ही में ये न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है बर्ड वॉच के नाम से। द ट्विटर इज इनलिस्टिंग इट्स यूजर टू हेल्प कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स सर्विस बाय फ्लैगिंग एंड नोटेटिंग मिसलीडिंग एंड फॉल्स ट्वीट्स। अभी ये सिर्फ यूएस में ही लॉन्च किया गया है। अगर ये सफल रहता है तो इसको आगे भी वो बढ़ाने का सोच सकते हैं। और यहाँ पे बात ट्विटर की हो रही है तो थोड़ा सा ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। ट्विटर के जो सीईओ का नाम है वो है जैक डॉर्सी। यहाँ पे जो स्थापना हुई थी ट्विटर की वो हुई थी 21 मार्च 2006 को इन सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके हेडक्वार्टर भी यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। और इसके जो फाउंडर्स हैं उनका नाम है जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नोआ ग्लास एंड बिच स्टोन। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्विटर गाइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of World Economic Forum annual meeting will held in Switzerland during the month of May? आप जानते हैं कि अभी यहाँ पे जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल की मीटिंग थी वो डेवोस में होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक यहाँ पे उन्होंने इसको वर्चुअली अनाउंस किया है कि जो ये मीटिंग है यहाँ पे पोस्टपोन कर दी गई है टिल में, और ये वहाँ पे होगी स्विट्जरलैंड में। आपको बताना है कि जो स्विट्जरलैंड में मीटिंग होगी उसका थीम क्या रहने वाला है, ये बताना है आपको बेसिकली। तो ये हैं गाइस आपके चार ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट उस मीटिंग का थीम होगा। यहाँ पे अभी उनकी वर्चुअल मीटिंग हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सभी देशों के जो पीएम है उनके साथ 25 जनवरी को थ्रू वर्चुअल। तो वहाँ पे ये आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है ये, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू बिगन इन डेवोस टुडे। तो ये वर्चुअल मीटिंग थी बेसिकली। यहाँ पे 30 हेड डिफरेंट कंट्रीज के उन्होंने यहाँ पे वर्चुअली जुड़े एक दूसरे के साथ। वहाँ पे पीएम मोदी जी ने भी एड्रेस किया यहाँ पे, और वहाँ पे कई और मिनिस्टर थे, यहाँ पे चाइना के भी मिनिस्टर्स थे। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं द वर्ल्ड इकोनॉमिक on Wednesday said it was hold its annual meeting 2021 in Lucerne, Virgenstock, Switzerland from May 18 to 21 against the traditional venue of town Davos in January. And the change in schedule and venue was necessitated by the COVID-19 pandemic. Due to COVID-19 pandemic, the meeting postponed हुई। And announcing the new place and schedule, the World Economic Forum said the annual meeting will take place as long as all the conditions are in place to guarantee the health and safety participants
एंड द होस्ट कम्युनिटी। बेसिकली इनका कहना है कि जब तक सारी कंडीशन ठीक नहीं हो जाती अच्छी तरह से, सब सेफ्टी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए सभी पार्टिसिपेंट्स की उन्होंने इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। और यहाँ पे एक आर्टिकल आया है आज दी हिंदू में इसके रिगार्डिंग कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ वहाँ पे जो स्पीच थी, यहाँ पे जो चाइना के मिनिस्टर थे उनके द्वारा, उन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ बोला कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, वो करेंगे, हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ करते नहीं है। उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया आज द हिंदू में, उसको आप पढ़ सकते हैं। और गाइज आज एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अब से हम हर रोज जब जो हमारी यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है उसके एंड में हम एक द हिंदू का आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। जो अच्छा आर्टिकल होगा द हिंदू का उसको हम अच्छे से डिस्कस किया करेंगे उन वीडियो के एंड पे। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए और एंड पे हम उस आर्टिकल को डिस्कस किया करेंगे। ये आज भी हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, देखिएगा आप। तो यहाँ पे अब बात हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं। उसके हेडक्वार्टर यहाँ पे हैं स्विट्जरलैंड में। फाउंडर जो थे इसके क्लॉस कैप, एंड फाउंडेड ये हुई थी 1971 में। एंड इसका जो मोटो है वो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ वर्ल्ड। दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, PM Modi paid tributes to Lala Lajpat Rai on his birth anniversary, on which date we celebrate the birth anniversary of Lala Lajpat Rai। हाल में पीएम मोदी जी ने लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। आपको बताना है कि लाला लाजपत राय जी की जयंती हम किस तारीख को मनाते हैं। तो गाइज ये आपके चार ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 28 जनवरी। लाला लाजपत राय जी की जयंती हम 28 जनवरी को मनाते हैं। लाला लाजपत राय वॉज वन ऑफ द थ्री इन द लाल बाल ट्रायो। और यहाँ पे इनका लाल बाल ट्रायो था एक, उसमें लाला लाजपत राय जी एक थे। उनके दो और साथी थे, उनका नाम थे बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। एंड ही लेड अ साइलेंट मार्च अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन 1928। आप जानते हैं अच्छे से ये, इन्होंने साइलेंट मार्च किया था अगेंस्ट साइमन कमीशन। इन्होंने बोला था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। और वहाँ पे इनके यहाँ पे नाक पे एक यहाँ पे लाठी भी पड़ी थी। तो he was born on January 28, 1865, popularly known as पंजाब केसरी। इनको पंजाब का लॉयन भी कहा जाता था। And he was a lawyer by profession. He was influenced by Swami Dayananda Saraswati and joined the Arya Samaj in Lahore. He believed that the ideals of Indian culture combined with the nationalism will lead to establishment of secular state, जिसको कि आज यहाँ पे हमारे इंडिया में अभी बहुत जरूरत है ये आइडिया इम्प्लीमेंट करने की। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली वेल्डिक्ट्री फंक्शन, यहाँ पे वेल्डिक्ट्री का मतलब जो फेयरवेल फंक्शन होता है, ऑफ कला उत्सव 2020 एड्रेस्ड बाय विच मिनिस्टर। आपको बताना है कि किस मिनिस्टर के द्वारा एड्रेस किया गया इस फंक्शन को। तो ये हैं गाइस आपके चार ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया इस फंक्शन को। आप यहाँ पे ये ट्वीट भी देख सकते हैं इनके द्वारा, रमेश पोखरियाल जी का ट्वीट है ये। और ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इस फंक्शन को अच्छे से अटेंड किया। इन्होंने ऑन द ओकेजन ये कहा है कि कला उत्सव रिलाइव्स द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी बाय गिविंग द राइट डायरेक्शन एंड शेप टू द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये जो प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके रिगार्डिंग ये जो फंक्शन है इसको करवाया था। ही अप्रिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस टॉयज एंड गेम सेगमेंट इन कला उत्सव एंड एम्फेसाइजेस दिस प्रमोट्स वोकल फॉर लोकल। बेसिकली जो हमारी जो स्कीम्स चल रही हैं उसके रिगार्डिंग ये फंक्शन करवाया गया था। इसमें जो टॉयज को इंक्लूड किया गया और जो है बच्चे जो टॉयज के साथ खेलेंगे उनको इमेजिनेट करेंगे एंड ट्राई करेंगे रियलाइज करने में इन रियलिटी, तो वो कोई ना कोई न्यू इन्वेंशन कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ये सब था। तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इसकी अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन डाली है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो है रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए बढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, which state has become the fifth state to complete urban local bodies reform? हाल ही में किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय सुधार को पूरा करने वाला पांचवा राज्य बना है? ये है गाइस आपके चार ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में इन रिफॉर्म्स को पूरा किया और वो ये करने वाला फिफ्थ स्टेट्स बन गया है। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है ये। तो जो पहले की चार स्टेट थी उनके नाम है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर एंड तेलंगाना ने इसके पहले इन रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है और अब राजस्थान फिफ्थ स्टेट बन गया है इसको कंप्लीट करने वाला। Rajasthan has become the fifth state in the country to successfully undertake the urban local body reform stipulated by the Department of Expenditure and Ministry of Finance, and thus it become eligible
additional reform linked in borrowing. Accordingly, the state has granted permission by the Department of Expenditure to mobilize additional financial resources of 2,071 crore rupees through open market borrowings. तो बेसिकली इन्होंने इन रिफॉर्म्स को अच्छे से पूरा कर लिया है और ये ऐसा करने वाली 5th स्टेट बन गई है। तो जो बेसिकली गाइस जो एम होता है यहाँ पे लोकल बॉडी रिफॉर्म्स का, उनका ये होता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथिंग इन दी स्टेट्स एंड टू अनेबल देम टू प्रोवाइड बेटर पब्लिक हेल्थ। बेसिकली इनको फाइनेंशियली स्टेट्स को जो है स्टेबल करना और बेटर पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करना, ये मेन एम होता है इन रिफॉर्म्स का। तो राजस्थान ने इसको अचीव किया है, काफी अच्छी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट डब्ल्यू विन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड एट द रिपब्लिक डे परेड। किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता, ये आपको बताना है। आई होप आप सबने परेड देखी होगी उस दिन। तो आप बताइए कौन सी झांकी सबसे अच्छी थी। ये हैं गाइस आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी ने यहाँ पे ये अवार्ड जीता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्टिकल भी है इसके रिगार्डिंग। किरण रिजिजू जी हैं जो उन्होंने इस अवार्ड को दिया यहाँ पे, और ये रही उत्तर प्रदेश की झांकी यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Recently, India has signed MOU with which agency for global energy security? आपको बताना है भारत ने वार्षिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये हैं गाइस आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है IEA। IEA की फुल फॉर्म है गाइस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, ये बिजनेस टुडे का आर्टिकल है ये। India on Wednesday inked a strategic partnership agreement with the International Energy Agency to strengthen corporate cooperation in global energy security, stability and sustainability. Basically जो हमारी global energy है उसको stable करने के लिए, strengthen करने के लिए हमने ये MOU साइन किया है। और ये MOU जो है जो साइन किया गया है यहाँ पे पावर सिक्योरिटी सेक्रेटरी हैं जो हमारे संजीव नंदन सहाय और IEA एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेद बहरोल, इन दोनों ने ये MOU साइन किया है। अब बात यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की हो रही है, तो थोड़ा सा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। It is a Paris-based autonomous intergovernmental organization has established in the framework of Organization for Economic Cooperation and Development in 194 in the wake of 1973 ऑयल क्राइसिस। आप जानते हैं 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था, तो इस तरह की कंडीशन आगे ना आए उसके लिए जो है एनर्जी इनफ एनर्जी रखना, तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है पेरिस में। तो गाइस देखते हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, PM Modi chaired the which edition of proactive governance and timely implementation? बेसिकली ये फुल फॉर्म है प्रगति की। आपको बताना है पीएम मोदी जी ने प्रगति के किस एडिशन को चेयर किया अभी। तो गाइस ये आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 35th एडिशन था ये प्रगति का। Prime Minister Narendra Modi on Wednesday chaired the 35th edition of Proactive Governance and Timely Implementation, the Information and Communication Technology Based Multi-Modal Platform। ये प्लेटफॉर्म है एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, and involving center and state governments, involving a total investment of 54,675 crore। तो बेसिकली इस मीटिंग में क्या हुआ, एजेंडास थे डिफरेंट सभी स्टेट्स के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे इसमें वो इंक्लूड थे। इसमें जो थे 9 प्रोजेक्ट थे एंड 1 प्रोग्राम था। 3 प्रोजेक्ट थे इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के एंड 3 प्रोजेक्ट थे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, एंड 3 प्रोजेक्ट थे यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड पावर मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के 3 थे। तो बेसिकली यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है आपके, आप हमारे वो बताइए आप। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर कौन है बताइए आप। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये। चलो एक मैं आपको बता देता हूँ इसमें से। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो मिनिस्टर उनका नाम है नितिन गडकरी, और इन्होंने हाल ही में ग्रीन टैक्स भी लगाया था रोड व्हीकल्स पे, आपको पता है, और हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था उसको। तो ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, वैसे भी इसका कोई यहाँ पे लिंक नहीं है। तो यहाँ पे प्रगति की बात हो रही है, थोड़ा सा प्रगति के और थोड़ा सा इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। These 9 projects have a cumulative cost of 54,675 crore एंड ये 15 स्टेट्स इंक्लूड हैं इन प्रोजेक्ट्स में। उनके नाम है ओडिशा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ये सारी स्टेट्स इंक्लूड हैं यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स में। तो इसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब बात प्रगति की हो रही है, थोड़ा सा प्रगति जो यहाँ पे पोर्टल है इसके बारे में जान लेते हैं, प्लेटफॉर्म है।
इसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, एंड जो लॉन्च हुई थी 2015 में फॉर यूज एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड द मल्टीपर्पज मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति इज अ यूनिक इंटीग्रेटिंग एंड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है ये गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स के वर्क के लिए। पढ़ लीजिएगा इसे। तो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस डे टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट इन जनवरी। आपको बताना है कि वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस डे जो है हम जनवरी की किस तारीख को मनाते हैं। तो गाइस ये हैं आपके चार ऑप्शंस यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 30 जनवरी। 30 जनवरी को मनाते हैं हम वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे। एंड इसके रिगार्डिंग जो है हम भी इसको इंडिया में भी मनाएंगे यहाँ पे, और इसका पार्ट बनने के लिए हम जो है कुतुब मीनार को लाइट अप करेंगे 30 जनवरी को। आप पढ़ सकते हैं, दी कुतुब मीनार हेयर विल बी lit up on the January 30 to mark the second World Neglected Tropical Diseases Day as India joins other countries to combat such diseases. And January 30 को ये second World Tropical Diseases Day मनाया जाएगा यहाँ पे, and highlighting the global community commitment to ending such diseases that cause immeasurable suffering among the world's most marginalized communities. जो ये डिजीजेस होती हैं यहाँ पे वर्ल्ड में, उसको खत्म करने के लिए बेसिकली ये मनाया जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है और इसको पार्ट बनेंगे बाय लाइटिंग अप कुतुब मीनार। तो गाइस ये थे आज के 10 क्वेश्चंस, बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो जैसे कि आज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हम एक आर्टिकल लिया करेंगे रोज द हिंदू का, और उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आर्टिकल है वो है ये ग्लोबल एंटी ट्रस्ट एंड द चैलेंज ऑफ बिग टेक। ये बेसिकली आज आर्टिकल आया है रिगार्डिंग दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल एंड फेसबुक। यहाँ पे क्या था, द इशू इज अबाउट चेकिंग देयर मोनोपोली पावर व्हाइल इंकरेजिंग देयर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पे जो मोनोपोली है इसका मतलब क्या होगा, मोनोपोली है जो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है गाइस कि जैसे कि एक कंपनी है वो अच्छे से एक्सपैंड कर रही है अपना बिजनेस, तो दूसरी जो छोटी कंपनीज है वो उसको उठने ही ना दे, जैसे ही वो उठने लगती है उनको खरीद कर एक साइड में कर दे। इसका मतलब ये होता है मोनोपोली का। और यहाँ पे ये आर्टिकल आया है रिगार्डिंग आज फेसबुक एंड गूगल, जो कि अपनी मोनोपोली पावर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फेसबुक सबसे पहले आई थी हमारे पास यहाँ पे, तो जैसे फेसबुक चली उसके बाद इंस्टाग्राम आया, उसके बाद व्हाट्सएप आई, तो फेसबुक एक एक करके सभी को बाय करता गया। पहले उन्होंने इंस्टाग्राम खरीदा, फिर उन्होंने व्हाट्सएप खरीदी, तो वो यहाँ पे अपनी पावर यूज कर रहे हैं ताकि कोई भी दूसरा जो सोशल मीडिया ऐप है वो ऊपर में आ सके। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया, चलिए पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। देयर आर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग in the European Union and in the United States on the abuse of monopolistic power by the big tech firms like especially Facebook and Google, and many compare this with the earlier antitrust investigations in the US on the telecom industry. यहाँ पे यूएस में इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थोड़ी इसके रिगार्डिंग। तो ये यहाँ पे हमारे के लिए काफ़ी अच्छा भी, पॉजिटिव भी है कि ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि कोई भी और ऊपर ना आए, हम सबसे ऊपर रहें। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि हमने कोई कहीं भी जाना होता है तो हम बेसिकली अपने मैप अपने फ़ोन में खोलते हैं गूगल मैप, और हम कहते हैं हम इजीली यहाँ पे पहुँच जाएंगे क्योंकि हमारे पास गूगल मैप है। तो आपने कभी ये सोचा कि अगर गूगल मैप बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी फेरबदल नहीं है इसका। ओके, बेसिकली यहाँ पे जो राइटर है वो ये समझाना चाहता है कि हमारे पास जो एक ही कंपनी है ये, अगर ये कल को कुछ और लॉन्च करती है तो हमारे पास, और हमारी गवर्नमेंट उस टर्म जो भी ये न्यू पॉलिसीज लॉन्च करेगी कंपनी अगर करती है बाय चांस, और गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है, तो हमारे पास उसका कोई भी फेरबदल नहीं है। ओके, तो बेसिकली ये आप यहाँ पे राइटर समझाना चाहता है। तो यहाँ पे यही बात हम गूगल के साथ भी कर सकते हैं। गूगल के जो अभी सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई जी हैं, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो इट्स सर्च इंजन इज बी, जो गूगल का सर्च इंजन है उसको एक्सपेंड किया जाएगा फॉर द एक्यूरेट सर्च एंड टाइमली फॉर्मेशन, ताकि जो वैक्सीन चल रही है अभी कोरोना की उसको एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाई जा सके उसके ऊपर, ताकि हम कोविड-19 पैंडेमिक है उसके स्प्रेड को रोक सकें, उसको जल्दी खत्म कर सकें। ये यहाँ पे सीईओ जो है सुंदर पिचाई गूगल के, उन्होंने कहा है। और यहाँ पे राइटर ने एक बहुत और अच्छी बात लिखी, यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़िए। इसमें राइटर ने लिखा है कि चाहे हमारे पास फेरबदल रहते भी हैं तो भी हम जो पिछली चल रही एप्स हैं उनको हम अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, क्योंकि लाइक अभी आप जानते हैं कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी टर्म्स आई थी, तो वो पॉलिसी टर्म यूजर्स के लिए अच्छी नहीं थी, ये सभी को पता है। तो हम सब ने क्या किया, व्हाट्सएप, बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किया, जाके उन्होंने सिग्नल इंस्टॉल कर लिया, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लिया,
कि हम इसको यूज करेंगे, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वहां पे क्या हुआ, लोगों ने उसको इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन लोग यूज नहीं कर पा रहे थे उसको अच्छी तरह से, क्योंकि उसका नेटवर्क इफेक्ट इतना हो चुका था व्हाट्सएप का कि सभी लोगों के पास व्हाट्सएप आ चुकी थी। यहाँ पे जब ये पॉलिसीज आई तो सभी लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया व्हाट्सएप को। तो यहाँ पे नेटवर्क इफेक्ट यहाँ पे इतना हो चुका है व्हाट्सएप का कि अगर हम चाहें भी तो भी हम व्हाट्सएप नहीं छोड़ सकते। चाहे कि हमारे पास सिग्नल और टेलीग्राम मैसेजिंग एप्स हैं लेकिन हम फिर भी व्हाट्सएप को नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पे बेसिकली यही बता रहा है जो राइटर है कि यहाँ पे दी नेटवर्क अफेक्ट्स ब्लाइंड कस्टमर्स टू देयर ऑफ्टन यूज्ड प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप इवन इफ इट इज नॉट देयर फेवरेट। यहाँ पे जो नेटवर्क इफेक्ट है वो कस्टमर्स को इतना ब्लाइंड कर देता है कि वो अगर उनकी ये ऐप फेवरेट नहीं भी है वो फिर भी इसको ब्लाइंडली यूज करना पड़ता है, क्योंकि सभी लोगों के पास अभी वो ही ऐप है। तो ये यहाँ पे समझाना चाहता है बेसिकली जो राइटर है वो मोनोपोली जो पावर है यहाँ पे इन दोनों कंपनीज की उसको समझाना चाहता है ये। तो अच्छा आर्टिकल है ये काफी, आप पढ़िएगा जरूर इसको, न्यूज़पेपर में पूरा पढ़िएगा, मैंने बेसिकली समराइज कर दिया है इसे आपके लिए, तो इसको पढ़िएगा जरूर गाइस। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको हमारा आर्टिकल अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो गाइस शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। थैंक यू गाइस।